हाय फिलहाल मैं डॉक्टर गौरव पाटिल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक या अंजाइना मतलब चेस्ट पेन या स्ट्रोक, इसका मेन कारण हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन में आज कुछ करेक्शन, कुछ एड ऑन होने वाला है, सो स्टे ट्यून। इस वीडियो में मैं बात करूंगा किडनी स्टोन, कैटरैक्ट जो कि कॉर्निया ऑफ आई में होता है, से लेके तो हार्ट, लंग्स, ब्रेन के आर्टरीज से लेके तो हमारे जॉइंट्स में जमा होने वाले एक्सेस कैल्शियम के बारे में, ये वहाँ कैसे पहुँचता है, क्यों जमा होता है, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो इसका सॉल्यूशन है। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, हमारे फूड कल्चर में उस पर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन जापानीज़ लोग डाइट में उसे डेली बेसिस पे इंक्लूड करते हैं और शायद इसी वजह से जापान में नॉर्मल एवरेज लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड में। सो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। हाय फिलहाल एंड वेलकम टू कलयुग हेल्थ। क्या आपको अब तक यही लगता है या बताया गया है कि सिर्फ हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल ही एक कारण है हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के लिए, या यही एक सिर्फ कल्प्रिट है हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए? जी नहीं, चीज़ें जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो आज मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, मेरे स्टाइल में समझाऊंगा कि हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं। अच्छी से समझ लीजिए। तो हमारे हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी। अब हार्ट जो भी ब्लड पंप करता है वो इस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में, ऑर्गन्स में फैलता है। अब ये आर्टरी का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो अंदर का लेयर है जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो एंडोथेलियम शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। हम हमारे डाइट में बिस्किट्स, ब्रेड, पास्ता, मैगी, हम लोग पिज़्ज़ा या हम लोग कुछ स्वीट्स खाते हैं जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, या डायरेक्ट रॉ शुगर खाते हैं। तो ये रिफाइंड कार्ब्स जो हम खाते हैं कंटिन्यूसली दिन, महीने, साल, उसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है, प्लस शुगर, इसकी वजह से जो इसका एंडोथेलियम इरोड हो जाता है, इसमें अल्सर हो जाता है, एक माइनर इंजुरीज हो जाती है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, सेल्स और लीवर के थ्रू कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस करके इस कोलेस्टेरॉल को साइट ऑफ डैमेज पे, मतलब वो क्राइम सीन पे भेज देती है। क्यों? रिपेयर करने के लिए, उस अल्सर को, उस इंजुरी को रिपेयर करने के लिए। और इस रिपेयर के बाद, मतलब कोलेस्टेरॉल ने रिपेयर कर दिया, उसके बाद जो डिफेक्ट बचेगा उसको बैंडेड करने के लिए, उसको प्लास्टर करने के लिए बॉडी और एक चीज़ भेजती है, और वो है कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है, ये उस डिफेक्ट को भर देता है, उस अंदर के एंडोथेलियम के इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। तो कैल्शियम और कोलेस्टेरॉल दोनों भी अच्छे इंटेंशन से हेल्प करने के हिसाब से वहाँ साइट ऑफ डैमेज पे पहुँच गए। अब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि ये सब अंदर में चल रहा है। अब हम लोग ऊपर से रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेड, बटर, पास्ता, ये सब, मैगी, ये सब खाते रहते हैं, हमें पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। और ये दोनों वहाँ पे पहुँच गए साइट ऑफ डैमेज पे, तो वहाँ पे पहुँचने की वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कोरोनरी आर्टरी से, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लग गया है। तो अगर ये दोनों ज़्यादा समय तक वहाँ रहे और ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए, तो इस ब्लड के थ्रू जाने वाले ऑक्सीजन, आयन, या जो भी शुगर और इंसुलिन हमारा बढ़ा हुआ है, वो जो ब्लड के थ्रू बह रहा है कंटिन्यू, वो इस कैल्शियम को और इस कोलेस्टेरॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब अगर ये ज़्यादा समय तक वहाँ रहे तो ये इनमें ऑक्सीडेटिव चेंजेस आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये आर्टरी में बहुत दिनों से, सालों से जमा इस कैल्शियम और कोलेस्टेरॉल में ऑक्सीडेटिव चेंजेस होने की वजह से ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में कन्वर्ट हो जाते हैं और कल्प्रिट बन जाते हैं। अब प्लस ये कैल्शियम क्या करता है, इस आर्टरी की वॉल को स्टिफ बना देता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और धीरे धीरे करके ऑब्स्ट्रक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हार्ट अटैक में कन्वर्जन हो जाता है। अब इसी तरह ये एक्सेस कैल्शियम जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हार्ट के आर्टरी का, वैसे ही ये एक्सेस कैल्शियम जो ब्लड में घूम रहा है, ये अगर किडनी में चला गया तो किडनी स्टोन फॉर्म कर देता है। अगर कॉर्निया में चला गया आई के, तो वहाँ पर भी एक्यूमुलेशन होकर कैटरैक्ट बना देता है। अगर अपने जॉइंट्स में चला गया तो वहाँ पे एक्सेस कैल्शियम की वजह से स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में, आर्थराइटिस, बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, सब आइटिस हो जाते हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। क्या हो अगर ये एक्सेस कैल्शियम जो घूम रहा है इधर उधर, अगर वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज हो जाए, अगर प्रॉपरली उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तो बात बन सकती है। इसीलिए दो विटामिन है जो इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर करेंगे, और वो है विटामिन K2 और विटामिन D3। अब भाई हमारा मेन हीरो तो विटामिन K2 ही है, लेकिन विटामिन D3 इसलिए लिया कि ये दोनों साथ में काम करते हैं। विटामिन D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी के लिए, तो बहुत सारे लोग उसका सप्लीमेंट ले रहे हैं। कुछ जिमिंग करने वाले लोग विटामिन D3 ले रहे हैं। कुछ आफ्टर मेनोपॉजल लेडीज़ जिन्हें डॉक्टर खुद बोलते हैं कि कैल्शियम के साथ विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लो, वो ले रहे हैं। विटामिन D3 क्या करता है, जो भी कैल्शियम हम ले रहे हैं डाइट के थ्रू, उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकलने नहीं देता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, 20x गुना
स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम का। भी एब्जॉर्ब हुआ कैल्शियम कहाँ जाएगा, ये ब्लड में इधर उधर घूमता रहेगा, और अगर ऐसे ही घूमता रहा तो किडनी में जाके किडनी स्टोन प्रोड्यूस कर देगा, हार्ट में जाके ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस कर देगा, जॉइंट्स में जाके आर्थराइटिस प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए सीन में आता है विटामिन K2। विटामिन K2 क्या करता है, ये इस ब्लड में घूम रहे हैं या आर्टरी में जमा है या किडनी में कहीं जमा है, ये सब जो रॉन्ग प्लेस पे कैल्शियम जमा है एक्सेस वाला, उसको उठा के उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पे वो होना चाहिए, मतलब बोन के अंदर। तो ये रॉन्ग प्लेस जहाँ जहाँ कैल्शियम है रॉन्ग प्लेसेस में, वहाँ से उठा के उसको प्रॉपर प्लेसेस में मतलब बोन में पुश कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये। विटामिन K2 फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये विटामिन K1 से बहुत अलग है। विटामिन K1 मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको मिल जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट पे कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। अगर फूड्स की बात की जाए तो ये नैटो करके एक जापानीज़ ट्रेडिशनल डिश है जिसमें ये भर भर के होता है। अब आप अगर देखेंगे तो शायद हम लोग उसे ना खा पाए, हम लोग के यहाँ पे बनती भी नहीं है वो डिश, लेकिन जापानीज़ लोग डेली बेसिस पे इसका सेवन करते हैं और इसमें बहुत सारा विटामिन K2 होता है। इसीलिए शायद जो लाइफ स्पैन है नॉर्मल उनका वो 80 ईयर्स से 100 ईयर्स तक का होता है। वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं। अगर नॉर्मल फूड सोर्सेज देखे जाए विटामिन K2 के, तो वो होता है एग योक में, ऑर्गन मीट्स जैसे कि चिकन लीवर, कलेजी बोलते हैं हम लोग उसे, ग्रास फेड बटर में, ग्रास फेड चीज़ में, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, इन सब में ये होता है। अब हमारे इंडिया में पोल्ट्री इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री कितना पोल्यूटेड हो चुकी है, वो हमारे हार्मोन्स के साथ कैसे मैसअप कर रही है, वो तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स पे था उसमें बता ही दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन पे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि विटामिन K2 आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स है, MK4 और MK7 ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन आपको लेना है MK7 वेरिएंट। अब अच्छे से अच्छा ब्रांड MK7 के साथ अमेज़ॉन से अगर आपको परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे से भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप इसे कब लेंगे और कितने अमाउंट में लेंगे। तो आपको विटामिन K2 लेना है 100 माइक्रोग्राम्स विटामिन D3 के साथ, और विटामिन D3 होगा 10,000 IU, मतलब 100 माइक्रोग्राम्स विटामिन K2 प्लस 10,000 IU ऑफ विटामिन D3 आपको एक साथ लेना है एक दिन में। और ये आप मॉर्निंग टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हो। मोस्टली फैट के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है दोनों भी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके बताइए। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे सेफ, बाप्पा मोरिया।